वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बातचीत करें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, धांधली के इल्ज़ामात और फिर कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफ़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी, जिसका आज पहला इजलास हुआ। TORs तय किए गए, तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके बयानात कलम बंद किए जाएंगे। मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? एक तरफ मुबैना धांधली के इल्ज़ामात हैं, सरकारी अफसरान जो है वो भी एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, मुल्क भर में मुजाहरे भी हो रहे हैं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, एक माशी इस्तेहकाम और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये मौज़ूआत हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे और जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ कानूनदान है। और इस वक्त भी जो मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, जो हम मुबैना धांधली की बात कर रहे हैं, जो मनसेरा का उनका केस है, उसको भी जहांगीर जदून साहब जो है इलेक्शन कमीशन में उसको प्लीड कर रहे हैं। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका भी, जदून साहब आपका भी। जहांगीर साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूं, और क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें तो खुल के सामने आ रही हैं कि बहुत सी खराबियाँ हुई हैं इलेक्शन में, उनसे आंख नहीं फेरी जा सकती। आपने भी इलेक्शन कमीशन में NA-15 की जो पिटीशन फाइल की और उसके ऊपर गालबन ट्यूसडे को भी हेयरिंग होनी है। ये इस मामले को आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर के ऊपर जब रावलपिंडी कमिश्नर जो हैं उनका जो इतराफ़ जुर्म का बयान सामने आया, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया, उसके बाद इसको किस तरह इस सारे मामले को हैंडल करना चाहिए ताकि जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो भी कायम रहे और जो अदम सियासी इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है वो भी ख़त्म हो सके? तो आप क्या समझते हैं कि सारे मामले में इस वक्त जो है कि रियासत और रियासती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें देखें जो कोई एलिगेशन लगाता है या कोई काउंटर एलिगेशन लगाता है या वो एलिगेशन को एडमिट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर है, एक लीगल मैकेनिज्म है, वही अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आपने कहा है, हमने अगर कहा जी कि हमें 100% श्योरिटी थी कि हमारी सीट जो है NA-15 वाली वो मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ जीतेंगे, तो वो अगर नहीं जीत सके तो उसमें कोई इलीगैलिटी हुई है, तो हमने कोई वहाँ पे जुलूस नहीं निकाला, हमने किसी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पे कोई हमला नहीं किया। हमने एक प्रॉपर तरीका अडॉप्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन फाइल की है, उसके मुताबिक आगे चल रहे हैं। क्योंकि जो तोरगर इलाका जिसको काला ढाका कहते हैं, वहाँ उस दिन आपको पता है कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और मोबाइल सर्विस बंद थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ से मनसेरे आते आते जो बर्फ़ का इलाका है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ से फार्म 45 जो है पहुँचे ही नहीं थे, तो उससे पहले ही रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए गए। तो वो फिर जो भी मेरिट पे फैसला होगा वो कबूल होगा, फिर आगे फोरम है। तो जो बंदा भी कोई एलिगेशन लगाता है कि जी ये काम इस तरह हो, तो उसके पास सबूत लाजमी होने चाहिए। अगर कोई बंदा कहता है जी कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, फॉर्म 45 जो है मेरे पास जो है उनमें अलग रिजल्ट है और जो उनके पास है उसमें अलग है, तो ज़ाहिर है वो दोनों फॉर्म को फिर एक एविडेंस के जरिए डिटर्मिन किया जाएगा ना। आप एक बंदे की बात पे बिलीव नहीं कर सकते। अगर एक बंदा कहता है जी मेरे पास ये फॉर्म है, इसमें मैं जीता हुआ हूँ, अब गवर्नमेंट के जो अथॉरिटेटिव बंदा है, जो अथॉरिटी जिसके पास, वो कहता है मेरे पास ये फॉर्म है, तो ये तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन गया। इसको अब स्ट्रेट अवे तो आप, जब तक कानून तो यही कहता है कि आप एविडेंस उसमें लगाएंगे तो उसके बाद ही फिर आप आगे जा सकते हैं। जदून साहब, ये जो आपका केस है NA-15 का, आपने काला ढाका का जिक्र किया, ये कितने पोलिंग स्टेशन थे जिसका रिजल्ट आना बाकी था अभी? नंबर 1। और नंबर 2, अभी दोबारा से जब हेयरिंग हुई है तो गालबन वहाँ कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर भी वहाँ का तब्दील कर दिया गया है। तो बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है जी कि शायद RO को तब्दील करके फैसला ही तब्दील करने की बात, जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो कहते हैं कि ये शायद उसकी मैनिपुलेशन के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है। तो ये ठीक है दुरुस्त कि RO भी तब्दील हो गया वहाँ का? नहीं, RO ने, देखो ना, रिटर्निंग अफसर ने वहाँ पे जो है वो जहाँ पे बैग लाए गए उन बैग को देखा ही नहीं है, और कानून ये कहता है कि फिजिकली जब तक आपके पास फॉर्म 45 ना आए तो आप 47 बना ही नहीं सकते। जब तक कनेक्टिविटी नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई और हल नहीं है, तो ये आए कानून कह रहा है, इलेक्शन एक्ट कह रहा है कि उसकी कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो फिजिकली उन फॉर्म का 45 का होना जरूरी है, उसके बाद 47 इशू होगा। तो उनका जो क्लेम है, जो मेरे क्लाइंट्स है, जो मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मुझ नहीं आए। तो अगर किसी ने उन बैग में लाए हैं तो उन बैग को एग्जामिन किया जाएगा कि उस बैग के अंदर फॉर्म 45 मौजूद है, उससे कोई टेम्परिंग हुई है नहीं हुई है। तो हमने, मुझे तो ये बताया गया है कि जो फॉर्म उनके बैग लाए हैं वो तो सारे टेम्पर्ड थे, वो उनको सीलें नहीं लगाई गई थी। अब ये देखते हैं कि अब इसमें
एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ गए हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर इसको किस तरह डिटरमिन करता है, कोई एविडेंस रिकॉर्ड करता है या इलेक्शन किसी एक और जगह यहाँ के कहता है जी लाना आरओ भी तब्दील हो गए हैं यहाँ के। वहाँ के जो आरओ है उसने एप्लीकेशन दी है कि मैं क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस का अब काम हो गया है अच्छा, तो मेरी को उसमें एक दूसरे बंदे को उन्होंने रिटर्निंग अफसर लगा लिया मतलब उनकी वो रिक्वेस्ट के रिटर्निंग ऊपर चेंज अफसर किया गया। ठीक है, जी चले जी अपनी एप्लीकेशन उसने दी है जी। बैरिस्टर आमिर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये जो सारी सिचुएशन है, जहांगीर जदून साहब भी कंप्लेनेंट हैं और गए हुए हैं। बेशुमार केसेस पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने भी मीडिया के ऊपर आके बात की और ये कहा है कि बहुत सी जगहों के ऊपर वो उनके वोट और या जीतने वाले के वोट या जितवाने वाले के वोट बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। हमने अगर आगे बढ़ना है, अब कमिश्नर रावलपिंडी कह रहे हैं कि हमने 13 के 13 नताइज बदले हैं पिंडी डिवीजन के अंदर और तमाम के तमाम हारे हुए को जितवाया गया है। और ये इस एतबार से भी कहीं इसमें वज़न नज़र आ रहा है कि जो पिंडी के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपकी पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं, उनका भी, जमात इस्लामी का भी, और जो दीगर हारे हुए हैं उनका भी बयानात इसी किस्म के हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपेरेंटली एक कमेटी बना दी है, 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट अपनी बनाएगी, यही सफिशेंट है या इसको ज़रा ऊपर लेवल के ऊपर थोड़ा आके हमें को देखना पड़ेगा कि सारे ये मामलात क्या हैं? क्योंकि मैंडेट तो बड़ी अहम चीज़ होती है, हुकूमतें बनती हैं इसके ऊपर आवाम के वोट से, तो ये किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए हमें ये मामला? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। देखिए, पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख जो है वो बड़ी ही मेरे ख्याल से बदकिस्मत रही है। अब दो तरीके हैं। ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंतखाबात मुनसफाना हुए तो ये कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता। हमेशा हर इंतखाबात के अंदर धांधली हुई, कभी रियासत की तरफ से हुई और कभी कैंडिडेट की तरफ से की जाती है, लेकिन बहरहाल कोई भी इलेक्शन शको शुबा से बाला नहीं रहा है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में दो चीजें हैं। अगर तो सियासी जमातें इलेक्शंस के रिजल्ट्स को तस्लीम ना करें और एहतजाज की तरफ जाएं तो फिर आपको मुल्क के अंदर बदतरीन मार्शल लॉ मिलता है, जनरल ज़िया वाला 1977 का। और अगर और वो इंतखाबात बाद में उनमें धांधली हुई साबित भी नहीं होता। खुद अपोजिशन कह रही थी चंद हल्कों में, लेकिन जो इंतखाबात 88 और 90 के थे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असगर खान केस में फैसला भी कर दिया कि ये धांधली हुई थी, लेकिन जिस जमात के साथ धांधली हुई थी उसने एहतजाज की बजाय या जमहूरियत को डिरेल करने की बजाय ऐवान के अंदर बैठने का फैसला किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि बतदरीज पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल को बेहतर करने की कोशिश की गई। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था जो COD में भी आया, और आज अगर आपको ये फॉर्म 45 जिसका शोर मचा हुआ है ये अगर मिलते हैं तो ये पीपल्स पार्टी की जदोजहद और मोहतरमा ने इंतखाबी नताइज को बेहतर करने के लिए जो जदोजहद थी उसका एक हिस्सा था। इसी तरह निगरान हुकूमतों का क्याम, और आज भी मैं कहता हूँ रिजर्वेशन होंगी, हमें भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने की बजाय आपको इदारों में आना पड़ेगा, तहकीकात हों। और हमेशा मैं नहीं समझता कि कभी इंतखाबात का लदम होते हैं। अगर इंतखाबात का लदम हो तो जमहूरियत भी सैबोटाइज होती है। तो ये चीज़ तो जहन से निकाल दें कि इंतखाबात खत्म होंगे। हाँ जी, अगर इंतखाबात में कोई बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं तो पार्लियामान के अंदर बैठे यही शोर मचाते रहे। उस वक्त भी PTI के दोस्त छोड़ के चले गए। अगर बैठे रहते और ये बड़ी अपोजिशन करते 2 साल 16 महीने उस वक्त, तो हम इंतखाबी इस्लाहात और बेहतर तरीके से कर सकते थे। मैं अब आज भी समझता हूँ कि अपने इंतखाबी उज़दारियाँ तरीके से लेके जानी चाहिए। हमें 2013 के इंतखाबात पे भी रिजर्वेशंस थी, 2018 में भी थी, लेकिन हम पार्लियामान में बैठे और हमने तरीकाकार इख्तियार किया। उसी तरह 2013 में PMLN कहती थी कि आप कानूनी तरीका इख्तियार करें, 2018 में PTI कहती थी कि कानूनी तरीका इख्तियार करें। तो आज हम कहते हैं कि कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए। जो बेयकीनी खालिद जमील साहब चंद दिनों से फैलाई जा रही है, ये वो मुल्क के लिए बहुत ही सूदमंद नहीं है। अच्छा, खतरनाक है। आमिर साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, फिर ये जदून साहब आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं, तमाम जमातें कह रही हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक तो है कि इलेक्शन कमीशन में आपने इंतखाबी उज़रदारियाँ कराई, जैसे जदून साहब भी गए हुए हैं। अगर वहाँ से फ़ैसला नहीं होता तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं जो कायम होंगे, वहाँ से फिर फ़ैसला जो भी होता है। एक तरीक़ाकार तो ये है। दूसरा ये कि एक ये ख्याल है कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अच्छा इसके अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद
और चीफ जस्टिस साहब का भी नाम लिया उन्होंने। तो फिर अगर इसकी कोई तहकीकात हों और कमीशन के अंदर कमीशन के अपने 3 ऑफिसर्स हैं जो एक कमेटी बनी है और एक मेंबर हैं, तो वो तो अपने ही चीफ के खिलाफ कैसे वो इंक्वायरी करेंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई अलग से जुडिशल कमीशन भी बना लिया जाए, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन एक्ट का मुरवजा तरीक़ाकार है वो काफ़ी है? देखिए खालिद साहब, ये जो अगर एक कमिश्नर उठ के कहे, मुझे आप खुद बताएं कॉमन सेंस, क्या चीफ जस्टिस कभी कमिश्नर लेवल पे आके इन्वॉल्व होगा और धांधली करवाएगा? इतने भोंडे इल्जामात हैं, मेरे ख्याल से कोई इल्जाम लगाते हुए कोई करना भी चाहिए ना, देखना भी चाहिए कि मैं क्या इल्जाम किसके ऊपर लगा रहा हूँ। अव्वल तो कमिश्नर के कोई इख्तियारात नहीं है इलेक्शन के अंदर धांधली करना सिवाय कोऑर्डिनेशन के, और वो कह रहा है कि मुझे चीफ जस्टिस फोन कर रहा है और जिस तरह की बातें की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये सनसनी जो फैलाई जाती है इसे खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो वो पार्लियामेंट बनाएगी, फेडरल गवर्नमेंट आएगी वो बनाएगी, पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातें जाएं, किसी भी सियासी जमात की हैसियत कम नहीं है इस वक्त। वो बैठे पार्लियामेंट के अंदर, एक कमीशन बनाए, जहां जहां खराबियां हुई हैं उसे भी देखे और इंतखाबात के लिए ज्यादा बेहतर चीजों को आइंदा लेके आया जाए। मैं समझता हूँ फकत एक कमिश्नर के कहने के ऊपर, क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक कमिश्नर है और सारी धांधली का प्लान सिर्फ उसे दे दिया गया था कि सिर्फ तुमने करनी है, और वो 10 दिन उसका जमीर सोया रहा और 11वें दिन उसका जमीर उठ गया। और वो देखे ना, ये कितनी रिवायतें बातें हैं, मैंने फजर की नमाज अदा की, फिर मेरा जमीर जाग गया, फिर मैं खुदकुशी करने लगा। ये झूठ पे मबनी, जिस तरह आप मतलब आप समझते हैं मुरवजा तरीक़ाकार है वो ठीक है। जदून साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। खालिद साहब, एक बात अच्छा। मैं कर रहा था। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो रिवायती बातें हैं ना, कि आप बच्चे को जब मजमून लिखवाते हैं मॉर्निंग वॉक, तो हर बच्चा ये लिखता है मैं सुबह उठा, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, हालांकि मेजॉरिटी नहीं पढ़ती। तो जब पढ़ते नहीं है तो झूठ क्यों बोलते हैं? नमाज तो इसी तरह ये ऐसे कमिश्नर जो मुताला पाकिस्तान झूठा पढ़ पढ़ के, और वो फिर ऐसी बातें करते हैं कि मैं सुबह उठा, मैंने नमाज पढ़ी, मेरा जमीर जाग गया, फिर मैं खुदकुशी करने लगा, फिर मैंने ये, जिस बंदे का 30-35 साल की सर्विस में आज तक जमीर नहीं जागा, रिटायरमेंट के वक्त उसका जमीर कैसे जाग गया? तो मैं समझता हूँ ऐसे शगुफे नहीं छोड़ने चाहिए। अब ये ऐसे ही पाकिस्तान जाग के गया अंदर होगा जैसे वो बशीर मेमन साहब का रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब आगे जैसे जागा था। बशीर मेमन का जाग गया, पिछली दफा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान थे, पहले उनका जमीर जागा, फिर वो एडिशनल इमरान खान सेक्रेटरी। के हाथ चूमते थे जाके, तो हाँ। आपको याद होगा। अच्छा, इस तरह के बड़े ज़मीर चले जाग। ये ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन जदून साहब मैं ब्रेक से पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे शमीम साहब, उन्होंने भी एक ज़माने में ये कहा था कि आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ही कि पिछले 2018 के इलेक्शन से पहले कि फ़ोन आया और कहा गया जी कि फ़लाँ केस लगाएं ना लगाएं, फ़लाँ की ज़मानत फ़लाँ इलेक्शन तक ना होने दीजिएगा। तो ये सारे मामलात हमारे यहाँ बार बार दोहराए जाते हैं, तो ये किस अंदाज में इनको लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस पर आपको कमेंट लेते हैं।